हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, इससे पहले 24 प्रैक्टिस सेट से पहले 23 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं पॉलिटी के। तो जिन्होंने भी नहीं लगाया है, लगातार एक टाइम रूटीन शेड्यूल बना के 2 या 3 दिनों में बैठें और सारे प्रैक्टिस सेट को लगातार पॉलिटी में के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से लगाएं। और जितने भी चैप्टर्स पॉलिटी के प्लेलिस्ट में मिलेंगे सबको पढ़ें, सबके नोट्स बनाएं। बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं। साथ ही साथ 1 से 15 जून की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी, टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स थी, मुश्किल से 40 क्वेश्चन है उसमें, वो आपको देखनी चाहिए। बहुत ही फास्ट रिवीजन और बहुत ही अच्छे तरीके से ये वीडियो आ चुकी है, तो आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आपको आई बटन पे दबाना है, वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। या फिर मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से भी पुराने वीडियोज़ आप देख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भाव एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो बताइए। ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा भी जाता है। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो है फंडामेंटल राइट। इसीलिए मैंने फंडामेंटल राइट के लिए अलग से वीडियो भी बनाया है 2 पार्ट में, बहुत ही फुल डिटेल और बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाला। तो वो आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी देखा है वो तो राइट आंसर बता ही देंगे इसकी। बताइए, आर्टिकल 23, 19, 20 और 21। तो राइट आंसर इज़ द, देखता हूँ मैं लाइव आपके आंसर देख रहा हूँ और फाइनल आंसर भी आपका जितना भी सही होगा आप बताओगे। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बहुत डिटेल में बात की गई है। और आप जो अभी न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर की एक अभिव्यक्ति होती है, वो भी इस आर्टिकल 19 के अंदर में आता है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट, टेलीकास्ट, गवर्नमेंट को कोई कंट्रोल या मोनोपोली ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। ठीक है, प्री सेंसरशिप नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। अब यहाँ एक चीज़ समझना है आपको, मैं इसलिए स्पेशली बता रहा हूँ कि राइट टू स्ट्राइक होता है कि आपने किसी दुकान के सामने जाके उसको ज़बरदस्ती बंद करवाने लगे। और डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग हो सकता है आप शराब की दुकान के सामने जाके खड़े हो जाएं कि शराब नहीं पिए आप लोग, इससे स्वास्थ्य का नुकसान होता है, जैसे गांधी जी के टाइम में होता था। तो इसे पिकेटिंग कहते हैं। ये भी वर्णित है आर्टिकल 19 में। अब बाकी के जो यहाँ ऑप्शंस हैं, आर्टिकल 23 में क्या है बताइए, देखता हूँ कितने लोगों का सही है। 23, 20 और 21। तो आर्टिकल 20 में जो है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। अगर कोई व्यक्ति जुर्म में पकड़ा जाता है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि उसे कुछ पुराने कानून के लिए सज़ा नहीं दिया जाएगा। एक ही कानून, एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जा सकता। साथ ही साथ उसे अपने विरुद्ध, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने विरुद्ध एक तरीके से गवाही देने का अधिकार नहीं होगा। तो यहाँ तीनों का, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, नो डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये तीनों आपको याद रखना है। ये आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 21 जरूर याद रखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है आर्टिकल 21। ठीक है, हमारे जो जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी भी इसके अंतर्गत आता है, राइट टू हेल्थ भी इसके अंतर्गत आता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। दोस्तों, मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, इसमें का ये एक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो ये है आर्टिकल 14 में। और ये फंडामेंटल राइट का पहला ही एक तरीके से कहें तो आर्टिकल है। फंडामेंटल राइट के बारे में मैं कुछ और स्पेशल चीज़ें आपको रिवीजन करा देता हूँ। कुछ फंडामेंटल राइट जो हैं सिर्फ यहाँ के नागरिक को ही मिलते हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं। जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ वर्क। मतलब आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो भी आर्टिकल हैं आपको याद भी होगा, ये सिर्फ हमारे नागरिकों को मिलता है। तो मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, इसे आप एकदम लाइन से रट लो। 15, 16, 19, 29, 30 या 15, 16, 19, 29 एंड 30, इसको आप एक लाइन से याद कर लो। देन यू विल बी वेरी लेस कन्फ्यूजिंग। ठीक है, आप खुद लेस कन्फ्यूज रहोगे
तो आपकी क्लैरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो 14 आर्टिकल में ये है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। क्या है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये कहाँ पे मेंशन है, राइट, भेद के खिलाफ, भेद जो होता है भेद विभेद, इसकी अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 15, 16, 17 या 18, तो हाँ मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों का सही भी है। आर्टिकल 15 जो है ये सही आंसर है, और इसमें जो भी भेद किए जाते हैं किसके बेस पे, तो सेक्स, कास्ट, रेस या प्लेस ऑफ बर्थ की जगह पे, रिलीजन की जगह पे, उसको निषेध किया गया है आर्टिकल 15 में। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल 15(4) और 16(4) आपको ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जो भी आर्टिकल है सबको मैं रिवीजन करा देता हूँ। आर्टिकल 16 जो है उसमें किसके बारे में बात की गई है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी पब्लिक सरकारी रोज़गार है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसमें इक्वलिटी के साथ सबको दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है 16(4) जो है ये रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए वर्णन किया गया है। उसी तरीके से 15(4) जो था ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो भी बैकवर्ड्स होंगे जैसे कि SC, ST, OBC उनके लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी की बात की गई थी। तो 17 और 18 दोनों याद रखना है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का अंत किया गया है 17 में, और 18 में जितने भी नाम लगते थे जैसे कि राय बहादुर, राजा, ये सब हटा दिया गया, इसे टाइटल कहते हैं। तो टाइटल्स को हटाने की जो बात है वो है आर्टिकल 18 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाइल्ड लेबर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चाइल्ड लेबर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, चाइल्ड लेबर बाल श्रम कहाँ वर्णित है, 24, 25, 23 या 26, ये आर्टिकल की बात हो रही है। तो आपको ये पता भी होना चाहिए क्योंकि एंटी चाइल्ड लेबर डे अभी तुरंत ही बीता है, और यूपी में इसके खिलाफ इसके लिए एक स्कीम भी लॉन्च किया गया है। तो ये आर्टिकल 23 जो है ये फोर्स्ड लेबर या बेगार की बात करता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 24 जो है ये बात करता है चाइल्ड लेबर के खिलाफ लॉ को, कानून को, और चाइल्ड लेबर को अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, बेगार की और स्लेवरी की गुलाम दास्ता ये 23 में है, और 24 में है बच्चों के लिए बात की गई है। अब चाइल्ड लेबर के लिए लॉ आया था एक, चाइल्ड लेबर एक्ट, ये आपको याद रखना चाहिए, 1986 में आया था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स पे एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसे लेकर आऊँगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये कहाँ है, ये तो सबको याद होगा, और तो ये है आर्टिकल 32, मैक्सिमम लोगों का सही है। और इसमें जो है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक तरीके से सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, और वेरी हार्ट ऑफ इट। ठीक है, इसका दिल और इसकी आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को। इसके लिए संविधान में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि रीट्स जारी करे, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियररी और क्यूबो वारंटो, ये सब रीट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करती है जितने भी आपके संवैधानिक उल्लंघन होंगे उनको रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ आपको पता ही है हमारे देश में दो तरीके की माइनॉरिटी हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी की डिफिनीसन कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर नहीं लिखी गई है, माइनॉरिटी की डिफिनीसन नहीं है, आपको ये ध्यान भी रखना चाहिए। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये है आर्टिकल 29 में। और इन्हीं माइनॉरिटीज़ के लिए अगर बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने की बात की गई है आर्टिकल 30 में। शिक्षा शैक्षणिक संस्थान 30 में है, और आर्टिकल 29 में क्या है, उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है, जैसे कि उन्हें कई तरीके की लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, उन्हें एक अलग कल्चर होता है, तो इसको अगर प्रिजर्व नहीं करेंगे तो उनकी अस्तित्व खतरे में बढ़ सकती है। ठीक है,
चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होता है उसे एक तरीके से उसके खिलाफ फ्रीडम है, वो किस आर्टिकल में है? तो राइट एगेंस्ट फ्रीडम या राइट टू फ्रीडम जो होता है उसका ये पार्ट है, और ये पार्ट है आर्टिकल 28 का, जो फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जो धार्मिक निर्देश होते हैं उसे नहीं मानने का अधिकार है आर्टिकल 28 को। तो फ्रीडम से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहला जो है पूजा करने का अधिकार, धर्म मानने का अधिकार, ये है आर्टिकल 25 में। 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 में है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। और 28 में जो मैंने आपको बताया है। अब देखिए इसको याद करने का मैंने ट्रिक भी बताया था। सबसे पहले भाई क्या करता है, कोई पूजा करता है, पूजा करेगा, धर्म को मानेगा, उसके प्रचार प्रसार करेगा, तो सबसे पहले है ये 25 में। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद सत्संग करता है, रिलीजियस अफेयर जो है उसको मैनेज करेगा, एक जगह लोग इकट्ठा होकर बात विमर्श करेंगे, ये है 26। और 27 जो है आर्टिकल, ये है टैक्सेशन से मुक्ति होगी। तो जब इतना कुछ होगा तभी तो टैक्स से छूट चाहिए, तो ये होगा 27 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पीचमेंट प्रोसेस इज डैश प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है मतलब महाभियोग की प्रक्रिया, ये कौन सी प्रक्रिया है? तो ये प्रक्रिया है क्वासी जुडिशियल। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज किसी को भी हटाना हो तो सबसे पहले उसे 1/4 जो संख्या है लोकसभा या राज्यसभा का, वहाँ से एक तरीके से रिजोल्यूशन पास करके और दूसरे सदन में भेजा जाता है 14 दिन के एडवांस नोटिस के साथ। देन आफ्टर वो अगर पास हो जाता है तो उसे हटाया मान लिया जाता है। इसलिए इसे क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं। और इसमें हायर मेजॉरिटी चाहिए, मतलब अच्छी वाली मेजॉरिटी। क्षमा या दया का प्रबंध किस अनुच्छेद में है? पार्डन, राष्ट्रपति जो पार्डन देते हैं वो किस अनुच्छेद में है? पार्डन के बाद आर्टिकल 72 में है। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण है आर्टिकल 86 में, और हर सेशन से पहले जो शुरुआत वाला होता है वो आर्टिकल 86 में है, और स्पेशल जो मैसेज देते हैं वो 87 में है। अध्यादेश किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अध्यादेश जो होते हैं ऑर्डिनेंस पावर, ये वर्णित है आर्टिकल 123 में। पिछली बार मैंने ये क्वेश्चन पूछा था और बहुत सारे लोगों ने सही आंसर भी दिए थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। मैं इस बार भी एक क्वेश्चन पूछूंगा, ज़रूर उसका आप लोग आंसर देना। हु ऑक्यूपाइड द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री? आज वाइस प्रेसिडेंट को भी मैंने इंक्लूड किया है, तो जो लोग भी वीडियो लास्ट तक देखेंगे उनका वाइस प्रेसिडेंट भी रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें जो है वाइस प्रेसिडेंट दूसरे नंबर के सबसे बड़े ऑफिस में आते हैं, पहले नंबर पे हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? वाइस प्रेसिडेंट का पद ये किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया। तो मैं आपको बता दूं अमेरिका से लिया गया है वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट। ठीक है, और 1935 के अधिनियम से लिया गया है गवर्नर का पोस्ट। ठीक है, ये सब आपको समझ में आया होगा, और मैंने कई बार इसको रिवीजन भी कराया गया है कि रशिया से क्या लिया गया है, चाइना से क्या लिया गया है। सारी चीज़ें मैंने फंडामेंटल ड्यूटी ली गई हैं रशिया से। ठीक है, चाइना से तो कुछ लिया ही नहीं गया। जापान कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो आपको कमेंट करके बता सकते हैं आप अभी या कमेंट बॉक्स में। वाइस प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन इन एज। अब वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे, उनकी उम्र में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो कितने वर्ष के होने चाहिए? तो ये होने चाहिए आर्टिकल कह रहा हूँ मैं, उम्र होनी चाहिए इनकी 35 एज। ठीक है, प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट इज डैश नंबर। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कितने क्रम के हैं? तो बताइए राइट आंसर। ये बहुत ज़्यादा संभावना रहता है, और मैंने उस दिन राष्ट्रपति का भी बताया था, आज मैं उपराष्ट्रपति को भी आपको बताऊंगा, और सबके नाम भी बता दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। आप लोग प्लीज़ काउंट करते चलना। ये हैं हमारे 15वें पर्सन वाइज। कैसे? 1952 में बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और फिर वो 1957 में भी बने। ठीक है, सॉरी, ये सीरियल वाइज 15 नंबर पे हैं, पर्सन वाइज तो कम हो जाएंगे। ओके दोस्तों, सीरियल वाइज मतलब इनका जो पोस्ट है ये 15वें नंबर क्रम से है, सीरियली है।
ना कि व्यक्तिगत अगर बात करें तो एक आदमी 2-2 बार बना है, कम हो जाएगा। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने 52 से 62 62 तक ये रहे हैं और ये हमारे VHU के वाइस चांसलर भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से तीसरे नंबर हुए। फिर चौथे नंबर पे हैं V गिरी, पाँचवें नंबर पे हैं GS पाठक, छठे नंबर पे हैं BD जत्ती, सातवें नंबर पे हैं M हिदायतुल्ला, आठवें नंबर पे हैं R वेंकटरमन, 9 नंबर पे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10 नंबर पे हैं KR नारायणन, 11 नंबर पे हैं कृष्णकांत, 12 नंबर पे हैं BS शेखावत और 13 नंबर पे 2007 में बने थे मोहम्मद हामिद अंसारी, जो 2012 में फिर से रीअपॉइंट हुए, तो 14 भी इनका कार्यकाल था। और 15 नंबर के अभी हैं हमारे कौन से, M वेंकैया नायडू। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को ओनली राज्यसभा की रिजोल्यूशन पास करके हटाया जा सकता है। राज्यसभा अगर रिजोल्यूशन पास कर देती है और लोकसभा सिर्फ अपना सहमति दे देती है तो उन्हें पद से हटना पड़ेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में वर्णित है, फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय इमरजेंसी की बात की गई है आर्टिकल 360 में। नेशनल कमीशन ऑफ SC ST, बताइए राइट आंसर। नेशनल कमीशन ऑफ SCs की बात कहाँ की गई है, SC और ST मैंने दोनों पे अच्छे से समझाया था। तो नेशनल कमीशन ऑफ SC जो है वो आर्टिकल 338 में है और 338A में नेशनल कमीशन ऑफ ST है। पहले SC और A जो है वो ST का है। नेशनल कमीशन ऑफ OBC ये वर्णित है आर्टिकल 338B में और ये रिसेंटली फॉर्म भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंग्लो इंडियन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। एंग्लो इंडियन के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है और वो आपको पॉलिटी की क्लास में मिल जाएगा, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में, वहाँ भी आप देख के इसका जवाब दे सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। और अगर आप सबको आर्टिकल पे अलग से रिवीजन या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा जिसमें सारे आर्टिकल्स रिवीजन कराऊँगा। थैंक यू सो मच।